हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी विद अनुरानी। आज हमारे कोर्स की आरआरपी की क्लास नंबर 3 है। आरआरपी यानी कि रैपिड रिवीजन फॉर प्रीलिम्स। और इस कोर्स के अंदर जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आरआरपी के अंदर हम एक कंप्लीट बंडल फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करने वाले हैं। ये बंडल क्या है, देखिए इसमें हम हर एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ पीपीटी के हेल्प की साथ साथ में मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगी। इससे रेलिवेंट जो भी नोट्स होने वाले हैं, जिस भी सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ा रही हूँ उसके मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि जोग्राफी, कंप्लीट जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी, इंडियन जोग्राफी, एंड देयर इज़ योर इकोनॉमिक रिसोर्सेज जोग्राफी। वो सब के हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने बनाए हैं, 5 से 6 किताबें एक साथ में पढ़ी हैं, और उसके बाद में जितने सारे पीवाईक्यू थे उनको खंगालते हुए जो जो इम्पोर्टेंट हो सकता था वो सब उन नोट्स के अंदर लिखा है। इसी वजह से नोट्स जो है कुछ सब्जेक्ट्स के थोड़े से बल्कि भी हैं। अगर मैं आपको किताबें पढ़ने को दूं तो जोग्राफी की ही ऑलमोस्ट 1000 से 1200 पेजेस की बुक्स लगभग सारी मिला के हो जाएंगी। तो अगर एक एक किताब भी पढ़ने को दूं, और सोचिएगा कि मैंने एक सब्जेक्ट के लिए यानी कि वन पार्ट ऑफ जोग्राफी के लिए भी 3-3, 4-4 किताबें पढ़ी हैं, तब उनको मैंने अराउंड 250 से 300 पेजेस के अंदर बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। ऐसा ही कुछ हाल जो है वो एनवायरनमेंट के साथ है। एनवायरनमेंट को देखिए, एनवायरनमेंट क्या है ना कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में जब एनवायरनमेंट आता है तो काफ़ी इजी सब्जेक्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा वेटेज के साथ आता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो आपके लिए प्रीलिम्स थोड़ा सा आसान होगा। इसी वजह से इसके नोट्स भी थोड़े ज़्यादा हैं, अराउंड 250 पेजेस के अराउंड इसके नोट्स हैं। लेकिन ये जो नोट्स हैं वो मैंने काफ़ी ऐसे इजी, थोड़ा सा खुले खुले में बनाए हैं। हैंड रिटन नोट्स ही आप लोगों को मिलेंगे। सेकेंड थिंग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, एनवायरनमेंट के जो नोट्स हैं उसके अंदर अभी तक के सारे करंट अफेयर जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जो ना ही आपको शंकर आईएएस की किताब में मिलेंगे, ना ही वो करंट अफेयर आपको पीएमएफ आईएएस की किताब में मिलेंगे। यानी कि उनके अभी एडिशंस आएंगे तब आप उसको पढ़ सकते हो, बट इट इज़ अ कंप्लीट बंडल। अगर आप उन नोट्स को पढ़ लेंगे तो मैं बोलूँगी कि सच में आपको कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और नोट्स हैं जैसे कि एंशंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, यहाँ पर की आर्ट एंड कल्चर, ये सारे भी हैंड रिटन है और वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। बट कुछ नोट्स ऐसे हैं जो कि ऐसी किताबों की हैं जो कि खुद ही नोट्स के रूप में है। फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत के अगर आप नोट्स बनाने चलेंगे तो आप पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत को ही दोबारा छाप देंगे। तो इसी वजह से इसको छोटा किया गया है। 160-170 पेजेस के अंदर में उनको काफ़ी छोटा बनाया गया है बुक से ही, सो दैट अगर आपने किताब को 1 से 2 बार पढ़ा है, अगर आप ये लेक्चर पक्का से देख लेंगे और 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे, जो मैंने आपको समरी दी है लक्ष्मीकांत की एज अ बुक के तरीके से, तो आपसे आई एम 100% श्योर कि एक भी सवाल गलत नहीं होगा। सेकेंडली, आपको थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज जरूर चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ नोट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा, और सिर्फ वीडियो और नोट से काम भी नहीं चलेगा। आपको एटलीस्ट एक बार तो कम से कम लक्ष्मीकांत की किताब या फिर स्पेक्ट्रम की किताब जो है, जिसकी समरी भी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, वो आपको देखनी ही पड़ेगी, पढ़नी ही पड़ेगी। ओके, सो ये सब हो चुका है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बोला था कि हम पीवाईक्यू करते हुए चलेंगे, जो कि हम करते चल रहे हैं। अब जितनी 2 क्लास करवाई हैं मैंने, जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं, उनके पीवाईक्यू उस चैप्टर के अंत में ही आप लोगों को करवा दिए गए हैं। आप लोगों को मैं पहले बोलती हूँ कि आप लोग इसका आंसर बताइए, एंड देन मैं आपको वो समझाते हुए आगे बढ़ती हूँ। तो एक दिन ऐसा भी होगा कि जैसे संडे आएगा, तो संडे को हम क्या करेंगे कि जितना भी हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि पॉलिटी क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा कि पॉलिटी के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म 2 चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो बहुत ही प्राचीन समय से भारत में मोनार्किकल स्ट्रक्चर चलता आ रहा था। एक राजा होगा और उसी के हाथ में सारी की सारी सत्ता होगी। सडनली ऐसा क्या हुआ कि भारत में एक किताब जो है उसके अंदर सारी की सारी पावर आ गई। दैट बुक इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वो बना कैसे, और आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट है उसको रूल्स एंड रेगुलेशन मान के ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सब हमने समझा। ये सब हमने कैसे
समझा? हमने समझा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के थ्रू। कुछ कुछ उसमें मॉडर्न इंडिया का भी पार्ट आता है, तो मैंने काफ़ी डिटेल में जाकर वो आप लोगों को समझाया था। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा कि आज़ादी तो हमें मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को ही, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारा संविधान हमें मिला था 26 जनवरी 1950 को। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर हम 2.5 साल का जो गैप देख पा रहे हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली हुआ कैसे और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना कैसे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर आप लोगों ने सोचा होगा कि प्रियम्बल पे होना चाहिए, सिटीजनशिप पे होना चाहिए, सैलिएंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या है, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाई जाती हैं बल्कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूनिक है। तो ऐसा ही कुछ होने वाला था। बट देखिए, साथ साथ में हमें करंट अफेयर भी करते हुए चलना है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आरआरपी के अंदर हम पीवाईक्यू सारे के सारे सब्जेक्ट एज वेल एज पीटी 365 को भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले मैंने सोचा था कि पीटी की जो क्लास होगी वो आपके रेलिवेंट चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा चुकी होंगी तब मैं उसके साथ आपको पढ़ा दूंगी। बट नाउ बिकॉज हर 10 दिन में एक पीटी अलग से आ रही है, और अभी जो पीटी आ रही है वो अप्रैल 2024 से हम देखेंगे कि अक्टूबर 2024 तक की है, यानी कि 6 महीने की। अब 6 महीने में 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 पीटीज आएंगी, ऑलमोस्ट 700-800 पेजेस की ये हो जाएंगी। फिर उसके बाद में 6 महीने की और आएंगी, तो लगभग 1500 पेजेस से ज़्यादा का ये मटेरियल होगा। अगर मैं इसको लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ती रहूँगी तो हम इसको कभी कवर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हम 1-2 सब्जेक्ट को कवर कर लें, बट हम इसको कंप्लीटली कवर नहीं कर पाएंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि लास्ट मोमेंट पे आपके ऊपर एकदम से बर्डन आए ना, उसके बाद अगर कवर कर भी लिया तो कोई रिवीजन हो पाएगा। सो ये सिचुएशन ना हो, उसी वजह से हम क्या करेंगे कि कोई बात नहीं, हमने इलेक्शन नहीं पढ़ा है। जैसे आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्शंस के ऊपर है। इट्स ओके, हमने इलेक्शन नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको बैकग्राउंड देते हुए, जो जो पीटी में नहीं लिखा है उससे बैकग्राउंड तैयार करते हुए, जो जो हमारे लक्ष्मीकांत से हमें पता होना चाहिए, एनसीईआरटी से पता होना चाहिए, या जस्ट हमें पता होना चाहिए वो सारी चीज़ें, या इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक बैकग्राउंड तैयार होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगी। आई नो इसमें मेरी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, मुझे एक्स्ट्रा आप लोगों को समझाना पड़ेगा, टाइमिंग हमारा ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों का जो टॉपिक कवर हो रहा है वो आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत हमारी जो होने वाली है वो होने वाली है इलेक्शंस के टॉपिक से। नाउ हमारा जो पहली न्यूज़ है इसमें बात की जा रही है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में, यानी कि एक साथ इलेक्शंस होने चाहिए। एक साथ इलेक्शंस का क्या मतलब है? इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर तो हमें समझ में आता है कि हमारे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरलिज्म के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब मैंने क्लास नंबर 1 ली थी पॉलिटी के ऊपर, तो आप लोगों को जो जो थ्योरी हो सकती हैं, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारे समझाए थे। तो फेडरलिज्म का सीधा सीधा मतलब है कि शक्तियों का बंटवारा। अब ये शक्तियों का बंटवारा वैसे अगर हम देखें जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जुडिशरी की अपनी खुद की शक्तियां हैं, फिर हम देखेंगे कि हमारा जो लेजिस्लेचर है उसकी अपनी खुद की शक्तियां हैं, एंड हमारा जो एग्जीक्यूटिव है उसकी अपनी अलग से पावर है, और आप एक दूसरे की पावर्स को छीन नहीं सकते हो, ना उनके आप इंटरफेयर कर सकते हो। इसी को बोला जाता है ओवर रिच। तो कई बार आपने देखा होगा कि जुडिशरी ओवर रिच से रेलिवेंट काफ़ी आर्टिकल वगैरह आते रहते हैं न्यूज़ में, तो हमें समझ में आता है कि ओवर रिच नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ गुड, दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म। फिर हम सेकेंड एग्जाम्पल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को अगर देखें तो हमें समझ में आता है कि हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट बनाई गई हैं। उन 3 लिस्ट का मतलब क्या क्या है, चलिए समझते हैं। पहली जो लिस्ट है, या फिर जिसको आप लिस्ट बोलेंगे, वो है यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट का क्या मतलब है? यूनियन लिस्ट माने कि ऐसी एक सूची जिसके अंदर वो सारी चीज़ें रखी गई हैं जिसके ऊपर यूनियन जो सेंटर है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या कर सकती है, कोई भी एक्ट, कोई भी कानून बना सकती है। सेकेंड लिस्ट हम देखेंगे जिसको स्टेट लिस्ट भी बोला जाता है, एंड द थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट का मतलब होता है कि स्टेट इसके ऊपर अपनी पावर बनाएंगी, या कोई भी कानून वगैरह वो सब इनके अंदर जो जो लिखा गया उन पे बना पाएंगी। और कॉन्करेंट का मतलब है कि यूनियन एज वेल एज स्टेट दोनों ही इनके ऊपर एक्ट बना सकती है। नाउ अब देखिए, अब आपको समझना होगा कि स्टेट के पास में अपनी अलग से शक्तियां हैं,
सेंटर के पास में अपनी अलग से शक्तियाँ हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें जुडिशरी के साथ में, तो हम जुडिशरी में फेडरलिज्म नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि जुडिशरी हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड, हमें समझ में आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, और ये तीनों के तीनों, अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट को वो ठीक नहीं लगा तो वो बिल्कुल उसको रद्द कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है कि इंटीग्रेटेड है। एक, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई केस हार गए हैं और आपको लगता है कि आपके साथ में जो होना चाहिए था, आपको जिस तरीके से न्याय मिलना चाहिए था, कुछ एविडेंसेस आने चाहिए थे, वो ठीक तरीके से नहीं हो पाए, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इफ द सेम हैपन्स इन द हाई कोर्ट एज वेल, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट सेम फॉर द स्टेट एज वेल एज द रिलेशंस इफ़ वी आर टॉकिंग टू द यूनियन। ठीक है, तो जब हम यूनियन और स्टेट के रिश्तों की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि स्टेट बिल्कुल अलग है, यूनियन यानी कि सेंटर जो है वो बिल्कुल अलग है। स्टेट में हम देख पाते हैं सीएम को, दैट इज़ नोन एज चीफ मिनिस्टर। वो हो सकता है कि किसी दूसरी पार्टी से हो जो कि यूनियन में इलेक्ट होके आई है। फॉर एग्जांपल अभी सेंटर में कौन है? बीजेपी है। बट अगर आप दिल्ली में ही देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पर आप पार्टी, आम जनता पार्टी की यहाँ पर स्टेट है। तो यही है कि इनकी शक्तियाँ अलग है, उनकी शक्तियाँ अलग है, और कुछ मायने पे दोनों ही काम कर सकते हैं, राइट। तो वो कौन से मायने होंगे? कॉन्करेंट लिस्ट होगी। अब इसमें अपर हैंड दिया गया है यहाँ पर यूनियन को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब जब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, यहाँ का मतलब है कि कभी कभी आपने सुना होगा कि अभी 3 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, अभी लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी कहीं और पे इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं 2 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं। तो शुरुआत ऐसी नहीं थी। एक साल में शुरुआत में जब सबसे पहले इलेक्शन होते हैं 1950s एंड 1951 में, तो हम देख पाते हैं कि सारी की सारी स्टेट एज वेल एज सेंटर की बिल्कुल एक ही साथ इलेक्शन हुए थे। धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया तो हमें समझ में आया कि ये जो इलेक्शंस है, कभी किसी की डेथ हो जाती थी तो इसी वजह से अब आप लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको भी खाली नहीं छोड़ सकते हैं, दोबारा से री इलेक्शन करवाना पड़ा था। और री इलेक्शन करवाने का मतलब यही है कि उनकी जो टर्म होती है 5 साल की, वो पूरे के पूरे 5 साल की टर्म्स के ऊपर अपना काम करेंगे। तो ऐसे करते करते आज का समय ऐसे आ गया है कि कभी किसी एक साल में किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, फिर उसी ईयर में लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी क्या किया है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक अमेंडमेंट बिल वो लेकर आए थे। 2024 अमेंडमेंट बिल ये लेके आया गया था, एंड 129th अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024 इसका नाम भी है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ? लोकसभा में हुआ। और क्योंकि गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया, वैसे प्राइवेट मेंबर जो होते हैं वो भी किसी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट दिस बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या हुआ कि लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि आपको पता है कि कैबिनेट जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, वो रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के प्रति होती है, तो उन्होंने वहीं पे उसको इंट्रोड्यूस किया। फिर हम देखते हैं कि इसको रिव्यू करने के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, और ये जो कमेटी थी ये बताएगी कि इसके ऊपर काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, कौन कौन ऐसे पहले हैं जिन्होंने रिकमेंड किया है कि ऐसा होना चाहिए, क्या ये गवर्नमेंट का खुद का फैसला है। खैर, ये सारी कंट्रोवर्सी हमें बचना है और चीज़ों को बस ध्यान रखना है। यहाँ से एक MCQ बनेगा, और वो बनेगा तो हमें क्या क्या याद होना चाहिए वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये जो अमेंडमेंट बिल है इसके क्या क्या की प्रोविजंस है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि एक नए आर्टिकल को अमेंड करके डालने की बात की जा रही है, राइट। तो इंसर्शन किया जा रहा है आर्टिकल 82A का। जब भी आप इलेक्शंस की बात करते हैं ना, तो अब आर्टिकल से मुझे याद आया कि आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल में हमारे जो संविधान है उसकी बात होती है। मैंने संविधान बोला, यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि किस आर्टिकल के अंदर इलेक्शंस की बात होती है, राइट। तो इलेक्शंस की जब भी हम बात करेंगे तो देख पाएंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट नंबर 15, हमें पता है कि हमारे संविधान अलग अलग भागों में बटा हुआ है, और उसका जो 15वां भाग है उसके अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इलेक्शन है, उनके ऊपर बातें यहाँ पर की गई हैं। नाउ देखिए, जब हम 324 से 29 की बात करते हैं ना, तो जब आप PYQ करेंगे तो देख पाएंगे
पाएंगे कि लगभग हर साल तो नहीं, बट ये जो एक्चुअली में जितने भी सालों में पूछा गया ना इलेक्शन से रेलिवेंट, तो ये जितने भी आर्टिकल है 325, 24, 26, 7, 8, 9, तो ये जितने भी हैं इन सब के ऊपर सवाल आ चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 324 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये बात करता है सुप्रीटेंडेंस की, डायरेक्शन की। जो इलेक्शंस इंडिया में होने वाले हैं उनको कौन सुप्रीटेंडेंस करता है, कौन उनके ऊपर नज़र रखता है, कौन उनको कंट्रोल में रखता है, कौन उनको डायरेक्शन देता है। ऑब्वियसली इट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं या फिर सेंटर के इलेक्शन हो रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही उनको हेल्ड करेगा। और अगर बात हो रही है पंचायत के इलेक्शंस की एज वेल एज म्यूनसिपैलिटीज़, तब जाके स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना भाग निभाता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अंदर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फिर अगर 325 की बात करें तो हम देख पाएंगे कि 325 बताता है कि कोई भी इंसान एलिजिबली नहीं होगा अगर वो यहाँ पर क्लेम करता है कि उसको रखा जाए किसी इलेक्टोरल रोल में रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पर। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब बिल्कुल बराबर है। तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। तो ये हमें याद रखना है। फिर अगर हम 326 की बात करते हैं तो ये बताता है कि कैसे जो इलेक्शंस होंगे हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो अडल्ट सरफरीज के अनुसार होंगे। तो अडल्ट का क्या मतलब है कि आप 18 साल से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। हो सकता है कि किसी समय पे ये जो उम्र है 18 साल, इसको बढ़ा के 21 भी कर दिया जाए। जैसे पहले 89 जो 1989 से पहले ये 21 ही होता था, बट फिर इसको घटाकर 18 साल किया गया। तो ये टर्म दी गई है, यहाँ पर एज नहीं दी गई है। ये भी आपको याद रखना। कौन सा आर्टिकल ये बात करता है? आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 327 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट की, कि रिस्पेक्ट में जो इलेक्शन से रेलिवेंट कोई भी प्रोविज़न है तो उसको बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है? देखिए, अब ये 4 तो चीज़ें लिख दी गई हैं। खासकर ये जो 300 आर्टिकल नंबर 327 है वो बोल रहा है कि इलेक्शन से रेलिवेंट कोई भी जो कानून होंगे वो लेजिस्लेचर बना सकता है, क्योंकि इसके लिए अलग से कानून बनाया गया था। अब इलेक्शन से रेलिवेंट आप कितना ही लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, हर चीज़ तो नहीं लिखी जा सकती है। कौन कैसे नियुक्त किया जाएगा, किसको कैसे इलेक्शन किया जाएगा, कौन नॉमिनेट होगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी जा सकती। तो इसी वजह से पार्लियामेंट को पूरी की पूरी पावर दी गई कि वो इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। अब वो कानून बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो हम देखेंगे कि जब वो कानून बनाएंगे तो वो कानून बनाएंगे या तो आरपीए एक्ट ऑफ 1950, जो कि बिल्कुल शुरुआत में लेकर आया गया था, और उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ और ये बन गया आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इसके आधार पर ही अब हम देखते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है वो करवाए जाते हैं, राइट। फिर 328 को जब आप देखेंगे तो ये देख पाएंगे कि स्टेट को भी पावर है अपने लेजिस्लेचर के अंदर, वो स्टेट से रेलिवेंट अगर कोई इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में उनको कुछ कानून बनाना है तो वो भी इस काम को कर सकते हैं, राइट। 329 बताता है कि कोर्ट जो है वो इंटरफेरेंस कर सकता है इलेक्टोरल मैटर के अंदर, ठीक है। तो कैसे कर सकता है? कि अगर उनको लगता है कि कुछ जैसे कि इलेक्शन कहीं पे हो रहे थे और वहाँ पे पूरा का पूरा बूथ ही कैप्चर कर लिया गया, धोखाधड़ी हुई है इलेक्शन के अंदर, तो वो उसको इंटरफेरेंस वहाँ पर की जा सकती है। फिर हम देखते हैं कि आर्टिकल 329A एक और आर्टिकल है जो कि अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है, और इसमें बोला गया है, बाद में इसको रिपील भी कर दिया गया था, तो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें जब बोला गया था कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस होंगे जो केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर के रेलिवेंट होंगे, तो ये इंदिरा गांधी लेकर आई थी, और उसके बाद में जब 1976 का जो 44th अमेंडमेंट होता है तो उसके बाद में इसको रिपील भी कर दिया गया था। खैर, आई होप अब आप लोगों को ये जो आर्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े याद हो गए होंगे। और अब हम इसमें भी पढ़ते हैं कि एक्चुअली में पीटी में क्या क्या लिखा गया है इसके रेलिवेंट में। तो एक नया आर्टिकल डाला जाएगा, जिस भी आर्टिकल के पीछे आप ABCD या कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो सीधा सीधा मतलब उसका ये होता है कि वो पहले जब शुरुआत में संविधान लिखा गया था उस समय पे वो नहीं था, बल्कि बाद में अमेंडमेंट के थ्रू उसको डाला गया है। अब ये जो आर्टिकल
82A होगा। अब इसको आपको याद रखना है। वैसे यूपीएससी कम डाटा जो है उसके बारे में पूछता है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि क्योंकि पॉलिटी एक आसान सब्जेक्ट है तो उससे रेलिवेंट बहुत सारे आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनमें उनसे रेलिवेंट एक्चुअली क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक बहुत ही आसान सा सवाल 2023 या 24 के एक प्रीलिम्स में पूछा गया था, जिसमें आरपीए 90-50 डाल दिया गया था। ठीक है, तो क्योंकि ये तो अब सामान्य नहीं है, काम नहीं कर रहा, 1951 जो है वो आ चुका है, तो इसी वजह से सवाल गलत हो गया था। अब आरपीए 1951 आपको ये तो याद ही रहना चाहिए ना, क्योंकि बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। 2024 में हम देखेंगे कि एक सवाल पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर जो बात कर रहा था मनी बिल की। अब मनी बिल जो है वो सबको पता है आर्टिकल 110 में है, फाइनेंशियल बिल 117 में है, लेकिन जब मनी बिल के बारे में पूछा गया तो उसमें एक लाइन दी गई कि आर्टिकल 109 जो है वो भी एक्चुअली में मनी बिल से रिलेटेड है। ये जब लाइन आई तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए और उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। जब उन्होंने एक दो बार रिवीजन किया होगा कि 110 तो ठीक बात है, मनी बिल की बात करता है, इंट्रोडक्शन की बात करता है, सब कुछ, लेकिन 109 जो है वो भी बताता है कि मनी बिल माने क्या, मनी बिल क्या होगा, राइट। तो इस वजह से उनको लगा कि सिर्फ 110 है तो हम इसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो ऐसे कई बार आर्टिकल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बार आप नहीं देखेंगे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आएंगे ही। सो उसी वजह से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये न्यूज़ में लगातार लगभग पूरे साल ही रहा है। यूसीसी हम देखेंगे उत्तराखंड ने एक्सेप्ट कर लिया था 2024 में। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि सेम इलेक्शन की बात की जा रही है, उसके अलावा कुछ कमिटीज़ वगैरह बनी है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी लगभग ऑल ईयर ये न्यूज़ में रही थी, तो इससे रेलिवेंट हमें अच्छे से इसको तैयार करते हुए चलना है। हम देख पाएंगे कि ये आर्टिकल 82A जो होगा इसके अंदर दो चीज़ों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। पहली यहाँ पर होगी साइमल्टेनियस इलेक्शन, यानी कि एक ही साथ में जो इलेक्शन कमीशन है वो लोकसभा की इलेक्शन एज वेल एज SLA यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शंस होंगे उनको कंडक्ट करवा पाएगा। इसी के अंदर एक दूसरी चीज़ भी दिया गया है, इसका सेकेंड पार्ट, एंड दैट पार्ट क्या बात कर रहा है, ये बात बोल रहा है टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अभी हमें पता है कि जो टर्म होती है वो 5 साल की होती है। कुछ ही समय पहले मैंने अभी आपको समझाया था कि कभी भी अगर कोई इलेक्शन रद्द हो भी जाता है किसी भी कारण से, तो जो दोबारा री इलेक्शन किया जाता है, नया इलेक्शन बनता है, उसको फुल 5 साल की टर्म दी जाती है। पंचायत के अंदर हमने थोड़ा सा डिफरेंट प्रोविज़न देखा था कि 6 महीने अगर रहते हों या कम समय रहता हो 6 महीने से, तो आप बेशक से दोबारा से री इलेक्शन मत करवाइएगा। लेकिन कभी भी इंडिया के अंदर इन द केस ऑफ लोकसभा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक दिन के बिना भी यहाँ पर क्या हो, बिना प्राइम मिनिस्टर के इंडिया रह सकता हो। तो प्राइम मिनिस्टर चाहे बेशक लोकसभा हट गई है, बेशक गवर्नमेंट खत्म होगी, लेकिन जब तक दोबारा री इलेक्शन नहीं होगा तब तक चाहे वो पुराने वाला जो प्राइम मिनिस्टर था उसी को सारा का सारा भार संभालना पड़े, वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है ना, वो बात की जा रही है कि मान लीजिए 5 साल की टर्म थी और 2 ही साल के बाद में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाया गया और उसमें जो गवर्नमेंट है वो हार गई। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण से कोई भी, जैसे कोई एक्ट, मान लीजिए मनी बिल ही है, अगर वो पास नहीं होता है लोकसभा के अंदर तो भी ये मान लिया जाता है कि सरकार खत्म होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास वहाँ पर मेजॉरिटी होती है। अगर आप मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर कैसे हुए, राइट, या फिर आपकी गवर्नमेंट कैसे हुई। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। तो हम देखते हैं कि 2 साल के बाद ये खत्म हुआ। अब जो दोबारा इलेक्शन करवाया, जो कि ऑलमोस्ट 4 महीने का समय ले लेगा, तो हम देख पाएंगे कि अब जो बचा हुआ समय है उस समय के अंदर अब हम देखेंगे कि जो नया प्राइम मिनिस्टर या जो नई गवर्नमेंट आएगी वो यहाँ पर 2 ईयर एंड 6 मंथ के लिए ही रहेगी। उसके बाद फिर से एक बार इलेक्शन होगा और ये सेम टू सेम प्रोसेस होगा स्टेट्स के अंदर भी, सो दैट चाहे 1 साल के लिए नई गवर्नमेंट ही क्यों ना बने, जब लास्ट में एक बार इलेक्शन होगा वो पूरा का पूरा एक ही साथ करवाया जाएगा पूरे के पूरे इंडिया में, सभी के सभी स्टेट्स के अंदर एज वेल एज लोकसभा के अंदर भी। इसके अलावा एक और चीज़ की गई है जो कि बात कर रहा है अमेंडमेंट टू द आर्टिकल नंबर 83। तो आर्टिकल 83 के अंदर भी अमेंडमेंट होगा जिसके अंदर डिफाइन किया जाएगा अनएक्सपायर्ड टर्म को, मिड टर्म एंड जनरल इलेक्शन, इन सारी चीज़ों को बताया जाएगा। इसमें यह भी बोला गया लोकसभा जो डिसॉल्व होगी अगर 5 साल से पहले, तो उसके स्टैटिक पीरियड के बाद में जो डिसोल्यूशन है, एक्सपायरी ऑफ फुल टर्म शैल बी एन अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए ही वो क्या रहेगी। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ
इसके अलावा हम देखेंगे एक मिड टर्म इलेक्शन भी हो सकता है न्यू लोकसभा के लिए, लेकिन वो केवल और केवल जितना समय पहली लोकसभा का बचा हुआ था सिर्फ और सिर्फ उतने ही समय के लिए यहाँ पर रहेगा। फिर हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 172, उसके अंदर भी यहाँ पर क्या होगा, अमेंडमेंट किया जाएगा। उसके अंदर भी हम देखेंगे कि उसमें भी अनएक्सपायर्ड टर्म एंड फुल टर्म जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात हो रही है उनके लिए बताया जाएगा। आर्टिकल नंबर 327 जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्या बात करता है, 27 की पावर है पार्लियामेंट के पास में, वो इलेक्शंस के रिगार्डिंग में कोई भी लेजिस्लेचर के हिसाब से कोई भी एक्ट या कानून बना सकती है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। तो इसके अंदर भी अमेंडमेंट होगा क्योंकि अभी आपने बनाया है ना, तो इसीलिए। अब हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में कुछ और जान लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन प्रॉपरली नॉन एज साइमल्टेनियस इलेक्शन मीन्स जनरल इलेक्शन हेल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द हाउस ऑफ द पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली टुगेदर। यानी कि एक ही साथ में हम क्या कर रहे हैं, जो एक ये आप समझ ही चुकी हैं एक्चुअली में, मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ अभी कि एक ही साथ में हम पूरे स्टेट और लोकसभा के इलेक्शंस करवाएंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का ये मतलब नहीं होगा कि पूरे की पूरी कंट्री में एक ही दिन वोटिंग हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 4 दिन, हो सकता है 1 महीने तक भी ये वोटिंग चलता रहे कि आज उस वहाँ पर वोटिंग चल रही है, वहाँ पर वोटिंग चल रही है। द पॉइंट इज़ कि जितना भी टाइम लगेगा वो एक ही साल के अंदर होगा, राइट। तो वो एक ही टाइम पे होगा, वो हमारे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन जो थे वो ऑलरेडी 1951 से 52 में हुए, फिर 57 में, 62 में और 67 तक ही ऑलरेडी होते रहते थे। फिर ये डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो जाता था स्टेट असेंबलीज का, खास करके 1968 से 69 में, लोकसभा का 1970s में हम देखेंगे। तो ये सब हमें याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि कौन कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जिन्होंने इसके फेवर में रिकमेंडेशन की है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम देखेंगे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी 170वीं रिपोर्ट आई थी जो कि 1999 में बना था, और ये जो रिपोर्ट है ये रिकमेंड करती है कि हाँ, इंडिया के अंदर जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो होने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो कि 2015 में बनाई गई थी, उसके द्वारा भी कुछ ऐसी रिकमेंडेशन दी गई। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002, इन्होंने भी कुछ ऐसी रिकमेंडेशन दी थी। और नीति आयोग जो है 2017 का जो वर्किंग पेपर उन्होंने छापा, उन्होंने भी ऐसे ही रिकमेंडेशन यहाँ पर दी थी। सो क्यों करना चाहिए, चलो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन बेसिक चीज़ें अगर हम समझे कि क्यों हमें एक ही कंट्री में एक ही बार इलेक्शन होना चाहिए, क्या क्या उसके बेनिफिट है, क्या क्या उसके नेगेटिव है, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट आप ही सोचिए कि हर एक साल में यहाँ पर अलग अलग स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि पहले जो 1-2 साल होते हैं उसमें गवर्नमेंट कोई हार्श से यहाँ पर क्या नहीं लेती है, स्टेप नहीं लेती है, क्योंकि अभी नई नई गवर्नमेंट बनी है, लोगों को खुश करना है, दोबारा फिर से गवर्नमेंट बनना है। फिर जो मिड का 1 साल आएगा उसमें वो जो उनको कठिन फैसले लेने होते हैं वो फैसले लेते हैं। फिर लास्ट के जो 2 साल होते हैं फिर से वो बहुत नरम हो जाते हैं कि जो उनको एक्चुअली में जो ग्रोथ के काम आएंगे वो सिर्फ वोटर्स को खुश करने के चक्कर में वो फैसले नहीं ले पाते हैं। और यही कंडीशन हमें स्टेट्स के अंदर भी देखने को मिलती है कि स्टेट में तो और ज़्यादा दिखाई देता है। कभी स्टेट जो है वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे क्योंकि अगले महीने कभी किसी चीज़ का इलेक्शन है, कभी किसी चीज़ का, और गवर्नमेंट मोस्टली क्योंकि पार्टीज़ जो हैं वो नेशनल लेवल पे कम ही पार्टीज़ और वो सभी स्टेट में इलेक्शन लड़ती हैं, तो इसी वजह से ये काफ़ी हम देखेंगे कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो भी इससे स्लो होती है। एज वेल एज जो एक कल्चर है कम्युनलिज्म वगैरह बढ़ाने का, या फिर बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए इलेक्शन से रिलेटेड, वो हमें देखने को मिलती है। खैर, लॉ कमीशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। लॉ कमीशन इज़ इम्पोर्टेंट बॉडी। तो जब हम लॉ कमीशन की बात करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि लॉ कमीशन जो है वो ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका क्या मतलब है कि ना तो जो लॉ कमीशन है वो एक्चुअली कहीं पे भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्टली जो सवाल है वो आजकल ऐसे ही पूछते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा यहाँ पर दिया गया है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, कंफ्यूज करने के लिए। तो इसीलिए आपको याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम हमारी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। बात हो रही है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। ये पूरा का पूरा जो 5-6 पेज मैं पढ़ाऊंगी सारे के सारे ऑलमोस्ट इलेक्शंस के ऊपर ही होंगे, क्योंकि PT 365 जो होती है वो एक्चुअली में ऐसे टॉपिक वाइज ही सारी की सारी न्यूज़ करवाती है। तो अब हम इलेक्शन ही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे अभी हमने इलेक्शन का पूरे के पूरे
कंट्री में कैसे होने चाहिए, उससे रेलिवेंट कैसी न्यूज़ थी वो पढ़ी है। अब स्टेट के अंदर इलेक्शन कमीशन क्या है, तो मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है उसका काम होता है पंचायत एज वेल एज जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनके अंदर इलेक्शन करवाना। तो जब हम इनके इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो अब क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। देखिए रिसेंटली जो यहाँ पर CAG है कर्नाटका के अंदर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशंस हैं वो थोड़े से कम शक्तिशाली हो रही है, उनके जो सशक्तिकरण है वो कम है। क्यों? क्योंकि उनके डिले होता है इलेक्शन में, लोकल गवर्नेंस के इलेक्शन में जब डिले होता है तो इसकी वजह से अब क्या है कि इलेक्शन कमीशन ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो ये तो खैर बात थी, इससे रिलेवेंट कुछ आया था, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन वुड बी ऑन दैट। ये टॉपिक है मेंस के लिए, ठीक है, यहाँ से पूछा जाएगा मेंस में कि बताओ ऐसा क्यों हो रहा है और बताओ ऐसा हम क्या करें कि ये चीज़ स्टॉप हो जाए, राइट। लेकिन प्रीलिम्स के लिए हमें क्या याद रखना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, एंशंट मेडिवल इंडिया के टाइम पे पंचायत होती थी तो कैसे काम करती थी, उनके क्या क्या नाम होते थे, ये सब मतलब आ सकता है, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिटी में नहीं लेकिन ऑब्वियसली हिस्ट्री में आएगा, बट इस टॉपिक से रिलेवेंट क्या आएगा, राइट। ब्रिटिश इरा के अंदर क्या क्या स्टेप लिए गए, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या क्या कमिटीज़ इसमें बनी, तो ऐसे कुछ सवाल होंगे जो पंचायती राज से आ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो ये एक ऑटोनॉमियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनको बनाया गया। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाती है रिस्पॉन्सिबल किस काम के लिए, कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज वेल एज अर्बन लोकल बॉडीज़ दोनों ही आती हैं, उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ सकें। अब ये शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, ठीक है, पंचायती राज भी नहीं थे, और यही हमारा एक यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है क्योंकि इस लेवल तक की जानकारी वर्ल्ड में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लोकल जो गवर्नेंस की बात है वो नहीं करता है, बट हमने की कब की, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जब हमने किया था, तो हम देखते हैं अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, और इसने हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करवाया था। अब रिकमेंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर बात करता है कि रिकमेंडेशन किसने दी थी, तो रिकमेंडेशन जो दी गई थी वो दी गई थी गडगिल कमेटी के द्वारा। तो ये कमिटीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ कि ये आपको याद रखना ही रखना है। चलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या क्या है स्टेट इलेक्शन कमीशंस के, वो हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 243K1 एंड आर्टिकल 243ZA, तो 243 और जो 243 के मतलब ये ABCD के ऐसे पार्ट्स में बांटा गया है, तो ये ही बात कर रहा है मोस्टली 243 जो है वही इसके बारे में बात कर रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इसका सबसे पहला देखिए वही है, अगर मैं आपको वापस लेके जाऊँ इलेक्शन कमीशन के बारे में या फिर इलेक्शंस के बारे में, तो हम देख पाते हैं कि कैसे आर्टिकल 324 जो है 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है सेंट्रल लोकसभा की और जो स्टेट्स का इलेक्शन कमिश्नर वो कैसे सुपरिटेंडेंस करेगा। वही यहाँ पर हम देखेंगे कि 243 जो यहाँ पर आर्टिकल है वो बात कर रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कि वो कैसे सुपरिटेंडेंस करेगा, डायरेक्शन करेगा, कंट्रोल करेगा, प्रिपरेशन करेगा। जितने भी इलेक्शन होंगे पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के हाथ में होगी। फिर जब हम आर्टिकल 243 की बात करते हैं तो पाते हैं कि कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या क्या होंगी, टेन्योर क्या होगा ऑफिस का स्टेट इलेक्शन कमीशन का, ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये गवर्नर बताएगा। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में तो हम देख पाते हैं कि ये पावर किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, बट यहाँ पर कौन कर रहा है, गवर्नर कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इनको हटाया नहीं जा सकता है। देखिए अब जो इंसान इलेक्शन करवा रहा है वो पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसको अपने झांसे में लेगी, तो उसको अपने झांसे में लेगी तो यहाँ पर हमेशा गड़बड़ रहेगी। यानी कि एक जो पूरा का पूरा फेयर होना चाहिए इलेक्शंस को, फेयरनेस उसमें नहीं रहेगी। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस ऑलरेडी कर दिए गए हैं पहले से ही जिससे जो इलेक्शन कमिश्नर होगा उसके ऊपर किसी के द्वारा भी कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता। उसी में से एक का एग्जाम्पल आप देखेंगे कि हमारे भारत का संविधान ही बात करता है कि कैसे उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर हो
उनको हटाया नहीं जा सकता है। अगर हटाएंगे भी तो आप कैसे हटाएंगे? केवल और केवल जैसे एक स्टेट हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जैसे उनको हटाया जा सकता है, वैसे ही कैसे हटेगा? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, उनके बिहेवियर के ऊपर आप बात नहीं कर सकते हैं। दो ही कारण हो सकते हैं। पहली चीज़ हो सकती है कि या तो उनका जो दिमाग है वो उतना ज़्यादा साउंड नहीं रहा, उतना ज़्यादा ठीक नहीं रहा है। तो ये कुछ ऐसी प्रोविजंस है ना जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बन सकता। अब इनको अगर हम बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखना है जिसमें प्रीलिम्स में आपको उलझाया जा सकता है। क्या पॉइंट है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं स्टेट के, उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के साथ में, एज वेल एज उनको रिमूव भी किया जाता है गवर्नर के द्वारा ही। नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उनको रिमूव एक्चुअली में प्रेसिडेंट करते हैं, गवर्नर नहीं करेंगे। गवर्नर सिर्फ उनको अपॉइंट कर सकते हैं, बट उनका जो रिमूवल होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। सो ये एक पॉइंट है जो आपको एक क्वेश्चन को पार्शली रॉन्ग स्टेटमेंट देने के बाद भी अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप इसको गलत करने से बच सकेंगे। तो हमेशा याद रखना है, इमरजेंसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या फिर हाई कोर्ट की बात हो रही है ना, तो हाई कोर्ट के जज भी जो होते हैं उनको भी तो कौन रिमूव करता है? प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। सो आप इससे भी रिलेट करके देख सकते हैं। या फिर जो इमरजेंसी होती है उसमें भी देखेंगे कि कैसे इमरजेंसी को लगाना मुश्किल बनाया गया है हटाने से, क्योंकि इमरजेंसी लगाना थोड़ा सा मतलब उसमें लोगों के राइट वगैरह यहाँ पर क्या होते हैं, हिंडर होते हैं। ऐसे ही इसको कोई भी जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको आप लगाएंगे क्योंकि वो काम करने वाले हैं, बट उनको हटाना मुश्किल बनाया गया। दूसरी बात क्या है, इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या होंगे एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के। सबसे पहले तो उनको डिलिमिट करना होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हमें पता है कि अलग अलग क्षेत्र को बांट दिया जाता है कि वहाँ से एक एक जो इंडिविजुअल होगा, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल सकते हैं लेकिन उनमें से जिसके पास मेजोरिटी होगी वो जीतेगा, और फिर वो क्या करेगा, वहाँ पर काम करेगा अगले जितना भी टेन्योर उनके पास उनको दिया गया है। ओवरसी प्रिपरेशन ये करेंगे, इलेक्टोरल रोल जो लोकल बॉडी इलेक्शन में चाहिए उनको बनाएंगे, रिजर्वेशन करेंगे एसटीज़ एंड एसटीज़ के लिए, ओबीसी के लिए लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर भी। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये भी रखनी है कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर हम देखते हैं 33% जो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए ऑलरेडी कर दिया गया है 2024 के अंदर। और पंचायती राज में जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही डाला गया तो पहले से ही हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो रिजर्वेशन था फॉर द वुमन वो ऑलरेडी पहले से ही था। फिर हम देखते हैं कि अथॉरिटी जो डिसाइड करेगी डिस्प्यूट को लोकल बॉडी से रेलिवेंट इलेक्शंस के लिए, वो क्या क्या अगर डिस्क्वालीफाई करना है किसी कैंडिडेट को तो कैसे डिस्क्वालीफाई करना है, ये भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के ही हाथ में होगा। और ये गवर्नर को भी एडवाइस करेंगे जो मैटर रिलेटेड है कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन के, तो गवर्नर को बताएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एमसीसी भी तो होना चाहिए ना, मॉरल कंडक्ट की कैसे आपने एक तरीके का व्यवहार अगर नहीं दिखाया तो फिर क्या होगा, फिर आप यहाँ से हटाए भी जा सकते हैं, क्वालिफाई भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। अब डीलिमिटेशन कमीशन का क्या मतलब है? डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि आपने जो सीट्स आप रिजर्व करते हैं इलेक्शन के लिए वो किस बुनियाद पे की जा रही है, राइट? तो उसको लिमिटेशन बोला जाता है। लिमिट को आप क्या करें, लगातार बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वगैरह, ये सब है, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए लोकसभा के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, लोकसभा के लिए पार्लियामेंट के लिए भी लिमिटेशन होता है, लेकिन ये जो टर्म है ना ये डिफाइंड तो बिल्कुल भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। डिफाइंड क्या है, ये टर्म ही नहीं आती है। सिर्फ एक जगह इसका हम देखते हैं कि इस टर्म को हम देख पाते हैं जो कि होती है आर्टिकल 82 के अंदर, और उसमें डिलिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसी अथॉरिटी के द्वारा की जाएगी जो कि पार्लियामेंट बताएगी, और किस मैनर में करना है वो भी पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया गया होगा। ये शब्द हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा कहीं पे भी हम डिलिमिटेशन को डिफाइंड नहीं देखते हैं। सो ये आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। अब हम देखते हैं न्यूज़ यहाँ पर क्या बात कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो किशोर चंद्रा चंगल नल्ला रथोड़ केस था जो कि 2024 में ही अभी हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उनके पास पावर है कि डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिव्यू है, ऑर्डर जो उन्होंने दिया है उसको रिव्यू किया जा सकता है अगर वो
लगे, ऐसा फील हो कि उन्होंने अपनी पावर को आर्बिट्रेरी करके कोई ऐसा कानून बनाया है, सो उसको क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। पहले इसमें क्या डाला गया था कि रिव्यू नहीं किया जा सकता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इसमें इनके ऑर्डर को नहीं देखेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी खुद ही इस बात को बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट चाहे, जो कि गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनकी वैल्यूज़ को, उनके मोरल्स को पूरा का पूरा कंप्लीट रखने के लिए इस पर पूरा फोकस किया जा सकता है। चलिए अभी डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में समझते हैं। डिलिमिटेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो फिक्स की जाती है नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट में मैं आपको असम का एग्जांपल दे सकती हूँ जिसमें कम सीट्स हमें दिखाई देंगी। हरियाणा आप देखिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव में 90 सीट हमें दिखाई देती हैं, जिसमें से हम देखेंगे 5 सीट ऐसी होती हैं जो कि राज्यसभा के लिए होती हैं और 10 सीट ऐसी होती हैं जो कि लोकसभा के लिए होती हैं, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि लोकसभा एंड राज्यसभा में भी अलग अलग सीट्स को यहाँ पर रिजर्व किया गया है। कैसे? लोकसभा के अंदर हम देख पाते हैं कि 550 सीट्स हमारे लिए हैं एंड राज्यसभा में 252 पहले होती थी, 2 एंग्लो और वो जो होते थे वो हट गए हैं, तो 250 आप यहाँ पर मान सकते हैं। तो ये सीट्स को कौन यहाँ पर रिजर्व कर रहा है? ये ही किया जा रहा है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा कि आपने पहले तो नंबर ऑफ सीट को फिक्स किया, अब ये फिक्सिंग ऑफ नंबर ऑफ सीट जो है वो कैसे होगी? ये होगी सेंसस के ऊपर। सेंसस क्या? जनगणना। तो अभी हम देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे चला है और कौन कौन से आधार पे हमने लास्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन है उनको बनाया गया था। लेकिन ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को भी फिक्स करती है। आप देख पाएंगे कि एक इंडिया है, एक भारत है या एक स्टेट ही है, एक स्टेट के अंदर जब यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है तो हम देखेंगे कि वहाँ पर 90 पार्ट्स में उसको बांटा गया है, राइट। हरियाणा का ही एग्जांपल लीजिए, 90 पार्ट्स में उसको बांटा गया इसी स्टेट को अलग अलग करके, राइट। जब हम बात करते हैं उसी स्टेट से लोकसभा के कैंडिडेट की, तो हम देख पाते हैं कि उसमें तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी बनाई है कि 5 ही कैंडिडेट वहाँ से निकल पाए, यानी कि काफ़ी ह्यूज जो नंबर जो एरिया है उसको रखा गया है। राज्यसभा के लिए 10 निकल पाएंगे और राज्यसभा के लिए 5 निकल पाएंगे। तो ये क्या है कि एक टेरिटोरी, एक क्षेत्र है जिसकी बाउंड्री को निर्धारित किया जाता है कि इसमें से एक इंडिविजुअल को इलेक्शन लड़ना होगा और यहाँ से जो जीतेगा वो एक सीट यहाँ से निकल कर आएगी। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब हम बात करें आर्टिकल 82 की। देखिए अब 82A एक नया आर्टिकल है जो इलेक्शंस के लिए डाला जा रहा है। तो जब हम आर्टिकल 82 की बात करते हैं तो इसके अंदर ये बोलते हैं कि डिलिमिटेशन इस तरीके से होना चाहिए, ऐसी अथॉरिटी में होना चाहिए जो कि पार्लियामेंट के द्वारा, कानून के द्वारा बताया गया हो। तो इंडिया के अंदर ऐसे जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो 4 ही बार बने हैं। कौन कौन से 4 बार बने हैं? 1952 में जब शुरुआत में पहली बार इलेक्शन हमने करवाए थे, फिर 1963, 1973, 2002, 2002 के बाद उसको हम देखते हैं कि कैसे फ्रीज कर दिया गया कि अब जो नेक्स्ट 10-20 साल के बाद में सेंसस होगी उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम दोबारा से डिलिमिटेशन कमीशन को बैठाएंगे और फिर सीट्स को रिवाइज किया जाएगा। ये जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के कानून के द्वारा इनको बार बार बनाया जाता है, राइट। डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसके जो डिसीजन होते हैं उनको फाइनल माना जाता है और वो अनचेंजेबल चैलेंजेबल थे यानी कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी क्या किया है कि नहीं, उनका रिव्यू हो सकता है। रिव्यू यानी कि अगर हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ की गई है, कुछ आर्बिट्रेरी काइंड ऑफ, इन्होंने ही बोला है कि मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी अगर हमें लगा कि फैसला बिल्कुल अपने मन से कर दिया गया है, यानी कि उसके अंदर जो तथ्य होने चाहिए, जो सेंसस का इस्तेमाल होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में उसका रिव्यू किया जा सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमें बात समझ में आनी चाहिए। नाउ इसकी जो कॉपीज़ होती हैं ऑर्डर की, उसको लोकसभा के अंदर लीड किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में भी इनको दिखाया जाता है, लेकिन वो कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती हैं, सिर्फ देख सकती हैं कि हाँ ठीक है इतने मेंबर होंगे, क्योंकि नहीं देखेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि कितनी सीट्स रिजर्व हुई हैं, कितने मेंबर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठ कर आएंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा की जाती है। कंपोजिशन की बात करें, यानी कि डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसमें कौन कौन होता है, कैसे काम करता है, तो देखिए इसके अंदर 3 मेंबर इंपॉर्टेंट है जो होने चाहिए। सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का जज यहाँ पर होना चाहिए। सो देखिए
यहाँ पर क्या बात की जा रही है, हु इज़ और हैज़ बिन, एक ऐसा इंसान जो सुप्रीम कोर्ट का जज अभी फ़िलहाल है या फिर रह चुका है, वो यहाँ पर एज अ चेयरमैन, जो चेयरपर्सन है वो यहाँ पर बनेंगे। दूसरी बात ये कह रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए या फिर उन्हीं की जगह पर किसी को नॉमिनेट किया हुआ होना चाहिए, जो कि उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिए, वो सेकंड मेंबर होंगे। थर्ड, यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है कंसर्न्ड स्टेट के, जिसके बारे में डिलिमिटेशन बना हुआ और जो उसमें बना रहा है, तो वो भी उसमें इंडल्ज होंगे। दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि बात करिए EVM VVPAT। देखिए ये क्या बात हुई है, EVM का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। VVPAT का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यानी कि देखिए जब भी यहाँ पर इलेक्शन होते हैं ना, सबसे पहली बात तो ये है, जब भी इलेक्शन होते हैं तभी कोई ना कोई गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। खासकर अभी आप ये चीज़ लोकसभा में भी देखेंगे, स्टेट्स में भी देखेंगे, कभी कोई गवर्नमेंट एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही है, कभी कोई गवर्नमेंट की इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, मशीन के अंदर कुछ गड़बड़ किया है, तो उसके सोल्यूशन के लिए VVPAT का इस्तेमाल करना है, ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, समझेंगे ये कि क्या प्रोसेस होता है, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ये न्यूज़ में ही क्यों था। क्योंकि देखिए, इन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अनदर 2024 का ये एक क्या है, हमें केस दिखाई देता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिक्वेस्ट इन्होंने की थी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, जो कि एक NGO है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने बोला था कि जो EVM का डाटा होता है ना, उसको आप कंप्लीटली वेरीफाई करेंगे पूरे के पूरे VVPAT के डाटा के रिकॉर्ड के साथ में। अब ये क्या है, देखिए जब भी आप जाएंगे कभी भी, मान लीजिए आपकी एज जो है वो 18+ हो चुकी है और अब आपको वोट करने जाना है। आप वोट करने जाएंगे तो क्या कर पाएंगे कि एक EVM मशीन लगी हुई है। इस EVM मशीन के अंदर में हम देखते हैं ऐसे कैंडिडेट के नाम आते हैं। आप जिसको भी चुनेंगे, आपके सामने एक ग्लास लगा हुआ होगा, उसमें से आपके सामने एक रिसिप्ट निकल कर आएगी। उस रिसिप्ट में वही अगर इंडिकेटेड है तो वो आप उसको देखेंगे और वो रिसिप्ट फिर एक बॉक्स के अंदर नीचे डाली जाती है। ठीक है, अब ये रिसिप्ट जब उस बॉक्स में जाएगी तो ये इकट्ठी हो गई है, तो ये इकट्ठी होकर क्या बन गया, रिकॉर्ड बन गई है। तो रिकॉर्ड जब ये बन गया है तो इनका बोलना है कि ये जो रिकॉर्ड है इसी को बोला जाता है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इससे आप जितने भी EVM का डाटा है, जो कि इसमें भी रिकॉर्ड हुआ होगा, मशीन में भी जो आपने वोट किया था, उससे एक एक करके मिलाओ। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि क्या ही फ़ायदा है, पहले बैलेट सिस्टम होता था, यानी कि आप कागज़ के ऊपर ही लिख के आप करते थे तो वो समझ में आ जाता था, लेकिन अब हमने अगर EVM लगाए गए हैं तो फिर उनको ऐसे क्यों करना। लेकिन इसका एक हल भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और वो क्या दिया है वो हम समझेंगे। EVM की अगर बात करें तो एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हमारे इलेक्शन प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज करने के लिए बनाया गया है, उनका आधुनिकीकरण करने के लिए उसको बनाया जाता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको बनाया किसके द्वारा जाता है, तो ECI जो सप्लाई किए जाते हैं ECI को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और ये बनाए जाते हैं, हम देख पाते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्लस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अगेन डिफेंस के अंदर ही हम इसको देख पाएंगे। और नहीं, शायद एटॉमिक एनर्जी का खुद का एक डिपार्टमेंट होता है, शायद कोई मिनिस्ट्री नहीं है, राइट। तो इसके अंदर हम इसको देख पाते हैं कि ये दोनों मिलकर इसको बनाते हैं। गोवा एक ऐसी पहली स्टेट थी जिन्होंने VVPATs का सारी की सारी जो EVM थी उनके साथ में यूज़ किया था 2017 के लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो सकती है, उसको वेरीफाई करने के लिए। VVPATs जो है वो फुल्ली डिप्लॉय की गई थी 2019 में लोकसभा के जनरल इलेक्शन के अंतर्गत भी। जर्नी देखते हैं इस मशीन की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, EVM जो है। तो देखिए 1982 में EVMs जो हैं वो सबसे पहली बार इस्तेमाल किए गए थे बाय इलेक्शन के लिए केरला के अंदर। फिर 1989 में RPA जो है उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर कि EVM के यूज़ को परमिशन मिलनी चाहिए।
2004 में हम देखते हैं ईवीएम जो है उनको अडॉप्ट कर लिया गया था जनरल इलेक्शंस के लिए, और उसी के बाद से जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं उनमें लगातार इसका इस्तेमाल हो रहा है। 2013 में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी का यूज़ जो है वो मैंडेटरी करवा दिया था कि नहीं, इसमें जो रिसिप्ट आएगी आप उसके भी रिकॉर्ड कर रखेंगे, सो दैट कल को अगर मिलाना पड़ जाए, कोई ऐसा वो आए तो हम क्या करेंगे, इसको मिला पाएंगे। और किस केस में किया, ये किया था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में, 2013 का ये केस था। 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रूल किया था एनसी चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि जितनी भी देखिए क्या होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें बहुत सारी जो बॉक्स होंगे, रिकॉर्ड होंगे, वो रखे होंगे, कई सारे ईवीएम मशीन भी रखी होंगी, क्योंकि हर स्कूल में हर 1-2 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसमें आप वोटिंग करने के लिए जा सकते हो, बहुत सारे लोग हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफ़ी सारी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि उनमें से किसी भी रैंडम 5 ईवीएम जो मशीन है उनको उठाया जा सकता है और उनको वेरीफाई किया जाता है वीवीपीएटी वेरिफिकेशन के साथ में, तो ये किया जा सकता है और किया जाएगा ही। अब हम देखते हैं, इसमें 3 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट अगेन क्या होगी ईवीएम के अंदर, बैलेट यूनिट, जो कि कीबोर्ड की तरह काम करेगी, और इसमें 16 बटन कीज है। तो जो स्क्रीन हम देख पाते हैं ईवीएम के अंदर, जिसमें इस तरीके से कैंडिडेट, उनके नाम, उनका सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है। पार्टी का मोस्टली क्या होता है, कैंडिडेट होते हैं और पार्टी का सिंबल होता है, उनका नाम होता है, दैट्स इट। कंट्रोल यूनिट इसके अंदर होती है, जिसको मास्टर यूनिट भी बोला जाता है, और वो उसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या जो पोलिंग ऑफिसर है उनके हाथ में ही होता है। दूसरी बात, इसका थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है वीवीपीएटी, जो कि वोटर्स को वेरीफाई करने में मदद करता है कि उनकी जो वोट जिसको वो करना चाह रहे थे, जिनका उन्होंने मान लीजिए ये उन्होंने बटन को प्रेस किया, तो इन्हीं के कैंडिडेट के अंदर तो जो सिंबल है उसको ही वो वोट गई है, इसी के लिए ये जो वीवीपीएटी है वो उनको दिखाया जाता है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी रहे वोटिंग सिस्टम के अंदर, कि पूरी की पूरी जो पारदर्शिता है वो हमें देखने को मिले, और जो कॉन्फिडेंस है वोटर्स का वो भी इंश्योर रहे कि उन्होंने जो वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है ईवीएम के यूज़ के साथ में, तो उन्होंने जिसको वोट दिया है उन्हीं को वो वोट मिली है। इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ये बैटरी के ऊपर यहाँ पर क्या करती है, रन करती है, तो इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा हम देखेंगे कि ये एक्चुअली के अंदर में अगर आपने लगातार कोशिश की 2-3 वोट करने की, तो वो नहीं हो पाएगा, आप केवल और केवल एक ही वोट करेंगे, और ये नेगेटिंग भी किया जा सकता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपको 1 मिनट के अंदर 4 से ज़्यादा वोट करने की परमिशन नहीं दे सकती है। फॉर एग्जांपल किसी ने बूथ कैप्चर कर दिया, हथियार लेकर आ गए और कह रहे हैं कि अब सभी को इसी में वोट करना है, तो जब तक पुलिस आएगी 1 घंटे में या आधे घंटे में या 20 मिनट में या 15 मिनट में, तो जब तक उसको छुड़वाया जाए तब तक वो ज़्यादा वोट्स नहीं करवा पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 मिनट में आप केवल 4 वोट ही कर सकते हो। दूसरी बात है कि क्लोज होने के बाद में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इसमें वोटिंग कर पाएँ, तो बाद में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है। और लास्ट चीज़ इसमें ये भी है कि इसके अंदर एक प्री प्रोग्राम होता है ईवीएम के अंदर, जिसको यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि उसको अभी तक क्या किया जा सके, हैकिंग वगैरह हो सके या उसको छेड़ा जा सके या उसके अंदर के रिजल्ट को चेंज किया जा सके, तो वो सब कुछ भी पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। सो ये इसके एडवांटेज है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब है, एमसीसी, ये हमने पहले भी बात किया। देखिए एमसीसी का मतलब होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एक इस तरीके का कोड जो आपको दिया गया है। देखिए काफ़ी बड़ा होता है, अगर आप इसको डाउनलोड करके देखेंगे ना, ECI MCC लिख के गूगल पे सर्च करिएगा, डाउनलोड करके देखिएगा, 200 से ज़्यादा पेजेस का ये होता है, 8 भागों में डिवाइडेड होता है, 8 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है, और इसको ड्राफ्ट जो किया जाता है वो किया जाता है ECI के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में लिखी होती हैं कि आपको क्या करना है, कैंडिडेट को क्या करना है। मोस्टली ये कैंडिडेट्स के लिए ही होता है, पार्टी के लिए होता है, कैंडिडेट्स के लिए होता है, वोटर्स के लिए इसमें इतना खास कुछ नहीं है। तो देखिए अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एमसीसी का वायलेशन देखने को मिला लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर में, और उसी के रिस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने कुछ डायरेक्टिव्स को यहाँ पर इशू किया था पार्टीज़ को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जब करते हैं तो उनको इथिकली उसका इस्तेमाल करें, नैतिक
पूर्ण तरीके से उसका इस्तेमाल करे, तो ये इम्पोर्टेंट है समझना। चलिए समझते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। तो सबसे पहले ये बना कब, तो हम देखते हैं कि 1960 में सबसे पहले MCC जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था स्टेट असेंबली इलेक्शन में, और ये भी किस स्टेट में, केरला के अंदर। हम देखते हैं कि इसका जो नेचर है इसमें एक्चुअली में गाइडलाइन का सेट होता है। गाइडलाइन क्या है, निर्देशन। तो ये एक सेट होता है गाइडलाइंस का जो कि ECI के द्वारा ही यहाँ पर दिया जाता है, और ये इसी वजह से दिया जाता है ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका कंसेंसस रहे, जो कंडक्ट होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का और उनके कैंडिडेट्स का, ताकि फेयर एज वेल एज फ्री इलेक्शन दोनों ही यहाँ पर अच्छे तरीके से हो सके। ये इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन जो है उनको ये अथॉरिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, आर्टिकल 324, जो कि बिल्कुल शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब भी इलेक्शन की बात होगी तो आपको याद रखना है कि संविधान में 324 से 329 तक पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन के बारे में ही बात करता है। और ऑब्वियसली जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की अभी हमने पहले बात की थी, तो वो भी एक चीज़ है, एक आर्टिकल, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये जो आर्टिकल है ये पावर ऑफ सुप्रीडेंडेंस, डायरेक्शन, तो ये क्या है, MCC डायरेक्शन ही तो है। तो ये क्योंकि आर्टिकल 324 इसकी परमिशन देता है इलेक्शन कमीशन को, तो इसी की वजह से जो इलेक्शन कमीशन है वो इस काम को कर पाते हैं। अब आपको याद रखना है कि किस किस की यहाँ पर बात हो रही है, तो किस किस में ये डायरेक्शन दे सकते हैं, किस किस में सुप्रीडेंडेंस रखते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट की इलेक्शन एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन, इनकी यहाँ पर बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन, क्योंकि ये खुद ही होते हैं तो इनकी इलेक्शन में ध्यान देंगे। लेकिन जब बात आएगी स्पीकर की, जब बात आएगी वो स्पीकर की एंड यहाँ पर वॉइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, तो उनके इलेक्शन में ECI का कोई भी हाथ यहाँ पर नहीं होता है। याद रखना है आप लोगों को, वो पार्लियामेंट में ही करवाया जाता है। तरीका भी जो है वो मैं आप लोगों को पॉलिटी में अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगी कि कैसे इलेक्शन होता है, कैसे जो लोकसभा मेंबर्स जो होंगे वो वहीं से उठेंगे। यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखिए कि गवर्नर के इलेक्शन की भी बात नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि गवर्नर का कोई इलेक्शन होता ही नहीं है, बल्कि उनको नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। तो ठीक है, आप कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख देंगे, यही इसी लाइन में एक और चीज़ को जोड़ देंगे, गवर्नर को जोड़ देंगे, प्रेसिडेंट को छोड़ देंगे, या फिर वॉइस प्रेसिडेंट की जगह यहाँ पर वॉइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऐसा कुछ लिख देंगे, तो वो आपको याद रखना है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्चुअली के अंदर में MCC के बारे में कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है कि MCC क्या होगा क्या है, नहीं, बस यही जो आर्टिकल 324 है और इसमें जो डायरेक्शन शब्द है ना, यही पावर देता है। और इसी वजह से 1960 में हम देख पाते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाता है। क्या क्या स्कोप है जब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई किया जा सकता है, तो देखिए, एक तो ये सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी और उनके कैंडिडेट है उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। पोलिंग एजेंट्स, गवर्नमेंट इन पावर एंड ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि आपके ऊपर भी अगर आप UPSC को क्लियर कर देते हैं तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ये सब के ऊपर अप्लाई होगा। तो क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी वोटर लिखा हुआ आया नज़र? नहीं, ये वोटर के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से उसका हम कोई भी यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। चलिए, क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोहिबिटेड होती हैं MCC की वजह से जब भी MCC इन्फोर्स्ड होता है। सबसे पहली चीज़ कि कोई भी पॉलिसी या प्रोजेक्ट जो है, स्कीम, वो अनाउंस नहीं की जाएगी जो वोटर के बिहेवियर को चेंज कर सके, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तो ऐसे ही अनाउंस कर देगी, राइट। जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो अनाउंसमेंट नहीं कर पाएंगी क्योंकि ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट नहीं है। तो ऐसा कुछ भी आपको अनाउंस नहीं करना है जब MCC को यहाँ पर इन्फोर्स कर दिया गया है, जिससे वोटर के बिहेवियर के ऊपर फ़र्क पड़े, वो आपकी तरफ आकर्षित हो कि हाँ ये रहेंगे तो अब ऐसा कुछ हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या है कि आप पब्लिक एक्सचेंजर के कॉस्ट के ऊपर कोई भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसमें लिखा गया है प्रोहिबिशन ऑफ एनी एडहॉक अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट और पब्लिक अंडरटेकिंग। ऐसा ना हो कि आप किसी को खुश करने के लिए ऐसे इंसान को टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट दे रहे हो कि जिससे वोटर का अगेन बिहेवियर चेंज हो, या फिर वो उस इंसान को ऐसा लगे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए इलेक्शन कमिश्नर, आप उन्हीं को बोल रहे हो कि
आप अब रिटायर हो गए हैं और होने वाले 1 साल में हम आपको इतनी बड़ी पावर देंगे। तो इसी वजह से पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, उनको रोका गया है कि रिटायर होने के बाद उनको गवर्नमेंट में किसी भी जगह पे कोई भी ऐसी पावर जो है या ऐसी जो पोस्ट है वो नहीं दी जाएगी। और ऐसे ही और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकते हैं जिनको अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंस करेंगे, लालच देंगे, तो उसकी वजह से इलेक्शन के रिजल्ट पे प्रभाव पड़ सकता है। तो वो क्या होगा, प्रोहिबिशन है। दूसरी बात है कि आप 48 घंटे जब ये वोटिंग का टाइम होगा तो जो 48 घंटे हैं उसमें कोई भी पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं रखेंगे। दूसरी बात है कि जो भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी बैन लग जाएगा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, मशीनरी होगी, कैंपेन के लिए आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ों को। मिनिस्टर या जो कैंडिडेट है उनके ऊपर भी सेंक्शंस होंगे कि वो कोई भी पेमेंट नहीं दे सकते हैं अपनी खुद की मर्जी से। डिस्क्रिशनरी जो फंड होता है अपनी इच्छा से वो नहीं करेंगे। अगर आपने पार्लियामेंट में परमिशन ली है तो अलग बात है, राइट। कब कब ये अप्लाई रहता है, तो एमसीसी जो है वो ऑपरेशन रहता है जब तक इलेक्शन शेड्यूल जो है अनाउंस होते हैं से लेकर जब तक इलेक्शंस का रिजल्ट आए तब तक ये लगातार लगा रहता है। जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो थे उन्होंने हरबंस सिंह जलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर 1997 में ये पीरियड को बताया था कि जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा और जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो आएगा, उस पूरे के पूरे बीच की जो विंडो हो उसमें क्या रहेगा, हम देखेंगे कि एमसीसी यहाँ पर अप्लाइड होगा। क्या क्या इसका प्रभाव होगा, देखिए अगर कोई इसको तोड़ दे, मान लीजिए वायलेशन कोई कर दे, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव होना चाहिए। वरना अगर आपने कोई सज़ा नहीं रखी है या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे किसी को डर लगे, तो कोई भी इसको तो फिर तोड़ता ही रहेगा, वायलेट करता रहेगा। तो इसके लिए भी यहाँ पर काम किया गया है कि देखिए एमसीसी क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बैकिंग इसकी नहीं है, इसको कानून के तहत पे बनाया नहीं जा रहा है, तो इसकी जो वायलेशन है वो किसी को प्रोसिक्यूट तो नहीं करवा सकती है। हाउएवर कुछ ऐसे प्रोविजंस जरूर होंगे जिनकी वजह से जो बीएनएस वगैरह जैसे भारतीय न्याय संहिता होगी या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत में अगर उनसे रिलेटेड किसी ने कुछ तोड़ दिया है एमसीसी के अंदर में, तो फिर उनको क्या हो सकता है कि उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता जो है उसके सेक्शन 172 के तहत पे इलेक्टोरल ऑफेंस के अंतर्गत इम्प्रिजनमेंट भी की जा सकती है। खासकर वोटर्स की ये बात हो रही है, यानी कि उनको जेल भी किया जा सकता है अगर किसी ने फॉल्स स्टेटमेंट किसी कैंडिडेट के कैरेक्टर के बारे में रखा, उसके कंडक्ट के बारे में बोला, करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बोला, तो सेक्शन 123 जो सब क्लॉज 4 होगा आरपीए 1950 तहत के ऊपर, तो भी उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में। अब लोकसभा के इलेक्शन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि रिसेंटली 2024 में ही लोकसभा के इलेक्शंस जो है वो हुए थे। तो हम देखेंगे कि क्या क्या सिस्टम है। सबसे पहले तो सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है, देखिए टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन वही मैंने आपको जो ऊपर बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनती है, टेरिटरी के हिसाब से बनती है। तो उनका इलेक्शन जो होगा मेंबर ऑफ लोकसभा का, तो वो उनको अपनी अपनी टेरिटरी से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि एवरी जो मेंबर है लेजिस्लेटिव का वो एक ज्योग्राफिकल एरिया को क्या करेगा, दिखाएगा, जिसका मतलब होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एक ही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट होके आ सकता है। तो इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनको सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से भी इंडिया में जाना जाता है। इस सिस्टम के अंदर एक कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जो वोट्स की है वो लेके आएगा, उसी को इलेक्टेड यहाँ पर मान लिया जाएगा। अब हम देखते हैं ड्यूरेशन क्या होती है लोकसभा की। तो ड्यूरेशन की जब बात होती है तो नॉर्मल जो टर्म है वो 5 साल की होती है लोकसभा में। जब कब से 5 साल होगी, पहली मीटिंग मान लीजिए लोकसभा जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर 16 जनवरी को क्या करते हैं कि लोकसभा बन चुकी है, लेकिन अब वो पहली बार मिलने की जो उनकी जो डेट है वो डिसाइड हुई है 26 जनवरी को। तो अब 5 साल कब से काउंट होंगे, 26 जनवरी से स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि 16 को जब रिजल्ट आ गया या बन गया उसी से स्टार्ट हो जाते, नो नो। तो पहली मीटिंग, ये ध्यान रखना है, पहली मीटिंग जब जनरल इलेक्शंस के बाद में होगी तभी से वो टर्म जो है वो स्टार्ट होती है। ओके फिर हम देखते हैं कि एक प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको अथॉरिटी होती है कि वो 5 साल होने से पहले भी लोकसभा को किसी भी समय पे डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कारण होने चाहिए। और कारण क्या होंगे, कारण यही होगा कि जब यहाँ पर जो
मेजोरिटी है अगर वो ख़त्म हो जाती है तब वो ऐसा काम करेंगे ऑब्वियसली। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी जब नेशनल इमरजेंसी का पीरियड लगता है तो भी पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना सकती है 1 साल के लिए, एक टाइम के लिए। और जो एक्सटेंशन होता है इमरजेंसी का वो कंटिन्यू नहीं रह सकता है 6 महीने से ज़्यादा, राइट। तो इस इमरजेंसी के टाइम में भी क्या होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बिना एड एंड एडवाइस के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीएम प्लस उनकी कैबिनेट तो रहती है, लेकिन हो सकता है कि लोकसभा जो है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इससे रिलेटेड क्या क्या है। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की तो देख पाएंगे कि आर्टिकल 324 से 329 तक ये जो हमारे अगेन पार्ट 15 में आता है वही इलेक्शन से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ों के ऊपर डील करता है। चलिए अब हम छोटे छोटे यहाँ पर आर्टिकल्स को एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि पहला आर्टिकल बात कर रहा है आर्टिकल 329B के बारे में। अभी ऐसी न्यूज़ है जो कि काफ़ी छोटी आ चुकी है, 5-6 न्यूज़ और होंगी, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे और यहीं पे क्लास को ख़त्म करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि हम पूरी की पूरी जो एक क्लास है या पूरी की पूरी जो पीटी है इसको 5 क्लासेस में या मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 क्लासेस में इसको कवर कर दे। चलिए समझते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है उन्होंने आर्टिकल 329B को जो कॉन्स्टिट्यूशन का है सुप्रीम कोर्ट के समय में जो लिमिट लगाने की बात की थी जुडिशियल इंटरवेंशन की इलेक्टोरल प्रोसेस में, उसको इन्वोक कर दिया है कि नहीं ये मान्य होगा। तो एज पर आर्टिकल 329B सबसे पहली बात ये होती है कि आर्टिकल बात क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं होगा जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में हो रहा है और उसके ऊपर सवाल एक्सेप्ट थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन के फाइल किए जा सके किसी भी अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर के तहत। तो देखिए, अगर आपको किसी भी इलेक्शन के ऊपर अगर कोई सवाल उठाना है ना तो आप ऐसे ही नहीं उठा सकते, उसके लिए आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी होगी। कौन कर सकता है, या तो कोई जो वोटर होगा वो करेगा और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो वोटर होना चाहिए, या फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कैंडिडेट था वो ये पिटीशन फाइल कर सकता है। तो ये यहाँ पर बोला गया। अब ये किसके द्वारा बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, NP पोन्नुस्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर जो केस था, इसी के साथ में नामाकलाल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड 1952 में ही ये हो गया था। और इसी में उन्होंने बताया था कि इलेक्शन का प्रोसेस कैसे चलेगा और उसमें कोर्ट जो है वो इंटरवीन नहीं करेंगे एक्सेप्ट जब तक ये जो इलेक्शन पिटीशन है वो फाइल नहीं की गई है। RPA 1951 का जो सेक्शन 80 है वही ये बताता है कि किसी भी इलेक्शन की जो वैलिडिटी है उसको चैलेंज किया जा सकता है एक्सेप्ट जब तक एक इलेक्शन पिटीशन अगर फाइल कर दी गई है, उसके अलावा नहीं। तो इलेक्शन पिटीशन फाइल हमने देख लिया कि हाई कोर्ट के अंदर ये सबसे पहले होती है, कंसर्न जो हाई कोर्ट है और जिसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसके ऊपर होगा। अपील अगर लगेंगी तो कहाँ पे लगेंगी, अपील फिर हम देखते हैं कि हर चीज़ की कहाँ लगती है, सुप्रीम कोर्ट में ही लगेंगी अगर हाई कोर्ट से जा रहा है तो। चलिए नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो बात कर रही है नॉमिनेशन की। इलेक्शंस में रिसेंटली एक कैंडिडेट थे जो इलेक्ट किए गए थे अनअपोज लोकसभा के लिए, क्योंकि उनका जो नॉमिनेशन पेपर था जो अपोजिट कैंडिडेट ने भरा था उसको रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा क्या किया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। तो बिना ही लड़े वो क्या हो गए, जीत गए। अब नॉमिनेशन इन इलेक्शन कैसे होता है ये समझते हैं। सेक्शन 33 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बताता है कि देखिए, जब भी किसी को अगर इलेक्शन लड़ना है तो उनको एक वैलिड नॉमिनेशन अपना करवाना पड़ेगा। उसके लिए उनको जब भी वो नॉमिनेशन फिल करने होंगे तो उनके पास सबसे पहले तो वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। दूसरा, वो जो कैंडिडेट है वो किसी न किसी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना चाहिए, या फिर वो वन प्रपोजर यानी खुद से ही हो सकता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कि मेरी कोई पार्टी नहीं है और मेरी खुद की ही जो मैं एक इंसान हूँ। तो उसके लिए भी उनको क्या होना चाहिए, कम से कम 10 जो प्रपोजर हैं उनके द्वारा उनका जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसके ऊपर साइन होना चाहिए, तब वो मान्य होगा। प्रपोजर जो होंगे वो एक्चुअली में इलेक्टर्स होने चाहिए उसी रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है। जो वोटर्स होंगे तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रपोज करेंगे कि हाँ इनको कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो
बोल रहे हैं कि उठना चाहिए। सेक्शन 33 ऑफ आरपीए 1951 जो है वो बात करता है कि कैसे जो नॉमिनेशन होगा इलेक्शन के लिए किसी भी कैंडिडेट का, वो एक वैलिड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन उसकी मानी जाएगी, ठीक है, जो भी उसने लिखा है उसको सच माना जाएगा। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि इलेक्शन कैंडिडेट जो है उनके पास राइट ऑफ प्राइवेसी है, और वो ऐसे मैटर्स, अगर जो मैटर वोटर्स को कंसर्न नहीं करते हैं, इरेलीवेंट लगते हैं पब्लिक लाइफ के लिए, तो वो ऐसी चीज़ों को लिखने से रहने दे सकते हैं, यानी कि उनके पास भी एक राइट ऑफ प्राइवेसी हम देख पाते हैं। सेक्शन 36 ऑफ आरपीए 1951 भी कुछ बातें करता है, जिसमें जो स्क्रूटिनी है नॉमिनेशन के लिए कि क्या क्या रिटर्निंग ऑफिसर के पास पावर होंगी कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं अगर नॉमिनेशन में जो जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ चीज़ें ढंग से ना लिखी हो, खास करके सब्सटेंशियल कैरेक्टर अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा हो तो। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि बात कर रहा है रीपोलिंग के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रीपोलिंग फॉर लोकसभा जनरल इलेक्शन के यहाँ पर कंडक्ट जो करवाया था, उसमें कई सारे पोलिंग स्टेशन थे, जैसे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। रीपोलिंग का क्या मतलब है? दोबारा से वोट गिरवाना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे पहले कुछ इश्यूज़ हो गए हो, नहीं हो पाई हो, या फिर बहुत सारे जो लोग हैं वो वोट ना दे पाए हों। तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर अभी करवाया गया था। तो क्या क्या प्रोविज़न है रीपोलिंग से रिलेटेड? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर अगेन आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारत के संविधान के अंदर सारी की सारी चीज़ें इलेक्शन से रेलिवेंट नहीं लिखी जा सकती थी। तो अगर ये सवाल आता है, रीपोलिंग का सवाल आ गया, ये नॉमिनेशन से रिलेटेड सवाल आ गया, तो ये भारत के संविधान के अंदर इतनी माइनर चीज़ें नहीं लिखी जा सकती थी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में होंगी। आंख बंद करके इस चीज़ पे आप अब यकीन कर सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल आपको अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें रीपोलिंग जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है? पहला, कभी कभी अगर नेचुरल कोई क्लेमिटी हो जाती है, वायलेंस वगैरह कहीं पे देखने को मिल रहा है, तो आप रीपोलिंग करवा सकते हैं। या फिर जो वोटिंग हुई थी उसके अंदर उन मशीन्स को ही डैमेज कर दिया गया है, तो आप फिर से दोबारा करवाएंगे। कुछ ऐसा हो गया, काउंटर मैंडिंग ऑफ इलेक्शंस देखने को मिल गया है, बूथ कैप्चरिंग हमें कुछ होते हुए जो इंसिडेंट है वैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो भी रीपोलिंग होगी। या फिर जो कैंडिडेट थे उन्हीं की डेथ हो गई है जो जीते थे, तो इसी वजह से भी कोई पॉलिटिकल पार्टी के जो रिकॉग्नाइज थे स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी में, तो भी क्या होगी, दोबारा से रीपोलिंग वहाँ पर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट एक और न्यूज़ है जो कि बात करी है साइलेंस पीरियड के बारे में। अब अगेन ये थोड़ा थोड़ा एमसीसी से रिलेटेड ही है। जैसे एमसीसी का हमने क्या देखा था कि जैसे ही शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा वैसे से लेकर हम देखेंगे रिजल्ट तक एक कंडक्ट बताया गया था कि कैसे जो कैंडिडेट है उनको रहना है। साइलेंस पीरियड का मतलब होता है कि साइलेंस पीरियड जो है वो स्टेट या लोकसभा के इलेक्शन में तब होता है जब एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेनिंग के ऊपर वोट करने से पहले पूरा का पूरा बैन लगा दिया जाता है। अब ये बैन कब लगेगा? ये 48 घंटे पहले लगता है वोटिंग डे के, और जब पोलिंग एंड हो जाती है, वोटिंग खत्म हो जाती है, तब ये भी उसके बाद में खास एंड हो जाता है। इसके अंदर कुछ प्रोहिबिशंस है आरपीए एक्ट 1951 के अंतर्गत ही इसमें कुछ यहाँ पर हम देखेंगे कि चीज़ों को रोका गया है। हाउएवर एक्ट जो है वो टर्म की बात नहीं करता है, साइलेंस पीरियड की बात नहीं करता है कि साइलेंस पीरियड, वैसे जाना साइलेंस पीरियड के नाम से जाता है, लेकिन साइलेंस पीरियड जो वर्ड है वो उसमें नहीं पाया जाता है। 24 आवर्स पहले ये लग जाता है। तो क्या कैसे लिखा गया है? इसमें लिखा गया है सेक्शन 126 ए और सेक्शन 126 ए एंड सेक्शन 126 सब क्लोज 1 के तहत हम देख पाएंगे। सबसे पहले बात करा कि कैसे कोई भी जो इलेक्शन मैटर से रिलेटेड टेलीविज़न या सिमिलर कुछ ऐप्स वगैरह के ऊपर यहाँ पर ऐड होगी वो 48 घंटे पहले नहीं दिखाई जाएगी। दूसरा बात करता है कि आप एग्जिट पोल के जो कंडक्ट होंगे या उसका जो रिजल्ट होगा उसको प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इस समय मीन 48 घंटों तक नहीं दिखाएंगे, उसके बाद दिखा सकते हैं। फिर 126(1) अगेन करता है कि रिजल्ट जो होगा किसी भी ओपिनियन पोल का वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा इन 48 घंटों में। तो आप देख रहे हैं कि इन 3 जगहों पर साइलेंस पीरियड की बात हो रही है, लेकिन कहीं पे भी द टर्म साइलेंस इस्तेमाल नहीं की गई है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हमने भी कुछ ही देर पहले पढ़ी थी कि एक कैंडिडेट होगा, कहाँ से होगा? सिंगल कैंडिडेट
कॉन्स्टिट्यूएंसी से होगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। OCMC ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी मैनर में इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए जो भी सुविधाजनक लगता है उसको रेगुलेट करने के लिए, अधिनियमन करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। देयरफॉर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से कॉन्सेस्ट करवाना जो है RPA 1951 के अंदर, उसमें भी डेल्ट जो है वो किया गया। यूजुअली लोकसभा के इलेक्शंस में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। अंडर दिस एक्ट के अंदर में हम देखेंगे कि कोई भी लिमिट नहीं है कि कितनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी एक कैंडिडेट वहाँ से लड़ सकता है, और ये 1996 तक लगातार चलता रहता था। ठीक है, अब तो हमें पता है सिंगल ही होना, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप जो है वो लड़ सकते हो। तो प्रोविजंस क्या क्या है RPA 1951 के अंदर ही इससे रिलेवेंट प्रोविजन हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रोविजन है सब सेक्शन 33(7) ऑफ RPA 1951। ये अलाउ करता है किसी भी कैंडिडेट को कि वो 2 सीट के लिए भी लड़ सकता है। अभी जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो 1996 में इसको अमेंड कर दिया गया था, और उससे पहले कोई बात नहीं था कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे एक इंसान जो है वो लड़ सकता है। फिर सेक्शन 70 ऑफ RPA 1951 बात करता है कि एक कैंडिडेट जो है वो केवल एक ही सीट एक ही टाइम पे होल्ड कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर मान लो एक सीट से ज़्यादा बार इलेक्ट हो गया है तो वो ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों सीटों पे बैठेगा, नहीं, उसको एक तो छोड़नी ही पड़ेगी। तो ये है, तो अगर एक कैंडिडेट जीत भी जाता है 2 सीटों पे, आप सिर्फ 2 सीटों की परमिशन दी गई है तो उसको अपनी एक सीट को वैकेट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं होम वोटिंग। अब होम वोटिंग क्या होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पहली बार प्रोवाइड कर रहा है ऐसी फैसिलिटीज़ जिसमें आप 2024 में घर से भी वोट कर सकते थे। ये स्टेप क्यों लिया गया है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है, जिसका जो मोटो है वो है नो वोटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी जिसको वोट करना है, वोटर है, कोई भी पीछे नहीं रह जाना चाहिए। तो होम वोटिंग जो फैसिलिटी है वो कौन कौन कर सकता है? तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं, आप नौजवान है, आप जाएंगे पोलिंग बूथ पे ही जाकर अपना क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो इसमें कुछ स्पेशल कैंडिडेट है या कुछ स्पेशल कैटेगरी है, उनको हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये घर पे कैसे होगा, इसमें पोस्टल बैलेट जो है वो उसी के थ्रू ये करवाया जाएगा, जिसमें पूरे का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पोलिंग स्टाफ आपके घर आएगा, सिक्योरिटी पर्सनल आपके घर आएंगे, और सीक्रेसी ऑफ वोटिंग जो है उसको भी पूरा मेंटेन किया जाएगा। कौन कौन बेनिफिशरी होंगे? ऐसे लोग जिनको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, जिसमें 40% जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर प्रूव हो चुकी है उनकी, तो वो मीट करते हैं। या फिर सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज जो है वो 85 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है। कुछ और स्टेप्स भी हैं जिनको वोटिंग में इंक्लूड किया गया है। कुछ और लोग भी हैं, जैसे कि हम देख पाएंगे कुछ स्पेशल वोटर हैं जिसके अंदर सर्विस वोटर होते हैं, आर्मी जो पर्सोनल है खास करके, जिनके अलग अलग जगह पे हम देखते हैं कि पोस्टिंग होती है, और उनमें जो उनके स्पाउस होते हैं, हो सकता है उनकी वाइफ, हो सकता है उनके हस्बैंड, वो भी उनके साथ ही रहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर ईमेल के द्वारा क्या किया गया है कि सर्विस दी गई है कि वो अपनी वोट यहाँ पर दे सकते हैं। सो ये सब होता है। इसके अलावा प्रॉक्सी वोटिंग इज़ ऑल्सो ए थिंग, जिसके अंदर जो रजिस्टर्ड इलेक्टर होता है वो अपनी वोटिंग राइट को एक रिप्रेजेंटेटिव को दे देता है, जिसको भी नॉमिनेट करता है। ताकि पहले ये होता था सर्विस वोटर्स के लिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह पर ये इंसान वोट कर दे, मैंने इसको अपने राइट जो है वोटिंग के वो दिए हुए हैं। चलिए सर्विस वोटर में क्या क्या इंक्लूड है? मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, member of police forces of a state who is serving outside that state, member of force to which Army Act 1950 is applicable, and person who is employed under the government of India in a post outside India। तो ये सब सर्विस के अंदर मान्य होंगे। फिर हम देखते हैं फॉर्म 17C के बारे में। तो इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी वो भी यहाँ पे ख़त्म होगी, हम अपनी वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करेंगे। 17C का क्या मतलब? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके जो रूल्स हैं वो परमिट नहीं करेंगे जो 17C का जो डाटा है वो किसी भी एंटिटी को देने के लिए, एक्सेप्ट जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं उनको छोड़ के। तो ऐसा क्या है इसके अंदर कि ये सिर्फ पोलिंग ऑफिशियल्स को छोड़ के किसी को भी इसका डाटा नहीं देना चाहते? तो ठीक है, 17C का मतलब है कि एक ऐसा एसोसिएटेड है जिसके अंदर जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है 1966 के तहत में इसको फॉर्म को भरा जाता है। तो पहला पार्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है एलिजिबल वोटर की, कि उस बूथ के अंदर कितने कितने वोटर हैं, कौन कौन वो वोटर थे, कौन कौन क्या क्या उनका रजिस्टर नंबर था वगैरह, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। वोटर जिन्होंने अपनी जो वोट है वो करने नहीं की है, मतलब कि
उनके पास एक अधिकार ये भी तो होता है ना कि आप वोट देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो आप नहीं भी दे सकते हैं। वोटर जिनको वोट करने के लिए अलाउ ही नहीं किया गया है। सेकेंड पार्ट जो है इसका कंटेन करता है नेम ऑफ कैंडिडेट और टोटल वोट उनको जितनी भी मिली हैं। चलिए आज की हमारी लास्ट जो खबर है वो है बरेली साइन गेज के बारे में। ये क्या है, इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जो पुडुचेरी है वो यहाँ पर जो है बैरल साइनेज के बारे में, जो कि इंग्लिश एंड तमिल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में यूज़ किया गया है 1967 में पोलिंग स्टेशंस के अंदर, उस पर बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो विजुअली इम्पेयर्ड या जो ब्लाइंड वोटर्स होते हैं उनके पार्टिसिपेशन के लिए बनाया गया है, ताकि वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी उनकी रखते हुए इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसमें भाग ले सके। हाउएवर जो इलेक्टर होता है वो डिज़ायर कर सकता है कि उसको अलाउ किया जाएगा किसी भी कंपेनियन के साथ में लेकर वो आ सकता है 49N के तहत में इलेक्शन रूल्स 1961 के अंदर में, कि वो किसी को भी साथ में लेकर आए और अपनी वोटिंग का जो अधिकार है उसको कंडक्ट कर सके। खैर यहीं पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। सेकंड क्लास में हम किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और तब तक 2-3 क्लासेस पॉलिटी की भी हम कवर कर चुके होंगे। तो चलिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पक्का से आज जो मैंने पढ़ाया है ये पूरा का पूरा आप लोगों को PDF मिल जाएगा, मैं ही भेज दूँगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। पक्का से कल इसको रिवाइज़ करिएगा, ठीक है, तभी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ना इन लेक्चर्स का कोई खास देखने का फ़ायदा है, ना ही अकेले पढ़ने का कोई फ़ायदा है। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड बाय बाय।